Good morning everyone. Myself Ravindra Punya, Suraj School, Bhiwadi. In the previous lecture, we are completing Arrhenius equation or temperature dependence on rate of the reaction. In this video, we are completing the role of activation energy and the collision theory, probably the last topic of the chapter. ध्यान से समझिए, एक्टिवेशन एनर्जी जो हमने टेम्परेचर डिपेंडेंट के फॉर्मूले में log K2 upon K1 इज इक्वल्स टू EA अपॉन 2.32 तो EA था, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। वो क्या है, उसका रोल क्या है और कोलिजन थियरी जो चैप्टर में है वो क्या कहती है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। एक ग्राफ के थ्रू एक रिएक्शन कैसे होती है वो आपको दिखा दूं। दिस इज अ ग्राफ वाई और एक्स एक्सिस। In this graph, y-axis represent the energy, potential energy of the reaction, and this is the extent of the reaction. Reaction की progress, reactions progress, and this is energy. तो मान लीजिए एक रिएक्शन स्टार्ट हुई, तो जब रिएक्शन स्टार्ट हुई तो A प्लस बी मिले होंगे। रिएक्शन बड़ी सिंपल सी ले लेते हैं, A प्लस बी इज C प्लस डी। तो रिएक्शन में A प्लस बी मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हुए, तो A प्लस बी जब इनिशियली कंबाइन होंगे तो उनकी एनर्जी जीरो तो नहीं होगी, कुछ ना कुछ मोलिकुलर एनर्जी उनकी होगी। तो मान लेते हैं इतनी, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, तो रिएक्शन को यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, तो ये जो एनर्जी स्टार्टिंग में उनके पास है इसे हम बोलेंगे मोलिकुलर एनर्जी, क्योंकि ये एनर्जी क्या है, स्टार्टिंग में ही उनके पास है, तो उनकी खुद की एनर्जी है ये। तो दिस इज मोलिकुलर एनर्जी। और यहाँ पर कौन कौन है, A प्लस बी। रिएक्शन जब स्टार्ट होती है तो चाहे एंडोथर्मिक रिएक्शन हो चाहे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, इनिशियली हमेशा एनर्जी बढ़ती है। तो इनिशियली एनर्जी इंक्रीज हुई इंक्रीज हुई इंक्रीज हुई, एक लिमिट तक पहुंचती है और वहां से रिएक्शन जो है वापस आती है। तो ये जो टॉप पॉइंट जहां पर आप पहुंचे, इस पॉइंट को बोला जाता है एनर्जी बैरियर। क्या बोलते थे, एनर्जी बैरियर। उसके बाद रिएक्शन वापस आती है, और अब जब रिएक्शन एनर्जी कम हो रही है, मतलब स्टेबिलिटी आ रही है, तो अगर पहले से रिएक्टेंट से नीचे चली गई, यहां बन गया प्रोडक्ट C प्लस डी, तो देखिए एनर्जी टोटल क्या हो गई, नीचे चली गई, पहले इतनी थी। तो ये जो डिफरेंस आया एनर्जी का, ये क्या हो गई, ये एनर्जी टोटल लॉस हो गई। भाई पहले एनर्जी इतनी थी, अब प्रोडक्ट बनने के बाद एनर्जी इतनी होगी, तो इतनी एनर्जी उसने लॉस कर दी। तो दिस इज जो हम थर्मोडायनेमिक्स में बोलते हैं डेल्टा एच, चेंज इन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। टोटल रिएक्शन में चाहे प्लस हुआ हो माइनस हुआ, फाइनली क्या हुआ, इनिशियली भी एनर्जी इतनी थी, फाइनल इतनी थी, तो ये जो माइनस करके आया ये आया डेल एच। अब यहां पर एनर्जी लॉस हुई है, एनर्जी लॉस हुई है, इसका मतलब डेल एच नेगेटिव आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल नेगेटिव आने वाला है। इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक का ग्राफ हो गया। अगर एंडोथर्मिक का होता तो ये कहीं यहां रुक जाता और फाइनल एनर्जी क्या होती, ज्यादा होती, और आपका डेल एच कैसा आता, पॉजिटिव आता। देखिए रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी थी और प्रोडक्ट की इतनी है, तो इतनी गेन कर ली ना और एब्जॉर्ब कर ली, मतलब एंडोथर्मिक है। और यहां पर क्या हो रहा था, जब यहां तक जा रहा था तब हो रहा था एनर्जी लॉस हो गई फाइनली। तो ये तो हो गई रिएक्शंस की बातें। तो देखिए रिएक्टेंट की जो एनर्जी थी वो 20 जूल थी मान लीजिए, और अब बची 10 जूल। तो एक्चुअली जो समझ आता है कोई ये कहे कि भाई 20 जूल से 10 जूल हो गया, मतलब 10 जूल लॉस कर दी, एक्सोथर्मिक है। तो A प्लस बी C प्लस डी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें 10 जूल की एनर्जी रिलीज होती है। तो क्या इसे होने के लिए एनर्जी चाहिए या नहीं चाहिए, बहुत ध्यान से समझना, बहुत लॉजिकल है। तो हमारे दिमाग में जो थर्मोडायनेमिक्स में ये चलता है कि भाई एक्सोथर्मिक है तो एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा तो 20 है 10 दे देगा तो रिएक्शन अपने आप होगी। लेकिन बहुत ध्यान से देखिए, हर रिएक्शन का ग्राफ पहले ऊपर जाता है, तो हर रिएक्शन को होने के लिए पहले एनर्जी चाहिए होती है, बाद में चाहे वो उससे ज्यादा रिलीज कर दे। यहां पहले 20 से ये 100 पहुंचा, और 100 पहुंचने के बाद उसने उतनी एनर्जी रिलीज की कि वो इससे भी नीचे चला गया। लेकिन इनिशियली तो एनर्जी चाहिए ना, तो चाहे रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो चाहे रिएक्शन एंडोथर्मिक हो, इनिशियली सबको एनर्जी चाहिए होती है।
पहले उन्हें एक स्टार्टअप चाहिए होता है, उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि हमें ज़्यादा, जितनी हमने गेन किया उससे ज़्यादा एनर्जी रिलीज करनी है या कुछ बचा लेनी है। अगर कुछ बचा लेंगे तो एंडो हो जाएगी, और ज़्यादा रिलीज कर देंगे तो एक्सो। जैसे हम एक पेपर को जलाते हैं तो पेपर को जलाएंगे, वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, लेकिन इनिशियली आपको उसमें आग लगानी पड़ेगी, आपको उसे एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हर एक रिएक्शन का ग्राफ ऐसे होता है। अब बहुत ध्यान से समझना, अगर इनिशियल और फाइनल, फाइनल अगर ऊपर है तो एंडो हो गई और नीचे है तो एक्सो हो गई। लेकिन अब बहुत ध्यान से देखना, हमारी एनर्जी है इतनी, प्रोडक्ट तभी बनेगा जब आप यहां तक पहुंचकर वापस आओगे। आप सीधा जा नहीं सकते, बहुत ध्यान से समझना, आप सीधा नहीं जा सकते, आपको यहां पहुंचना ही पड़ेगा। तो 20 जूल से इस 100 जूल तक, या जो भी ये पॉइंट है, यहां तक पहुंचने की एनर्जी मुझे चाहिए। क्वेश्चन मार्क, कहां से आएगी? कोई भी रिएक्शन हो रही है, वो 20 जूल है, उसे 10 जूल लॉस करना है, एक्सोथर्मिक है, 10 जूल वो माइनस कर देगा और यहां पहुंचना। तो वो सीधा ऐसा नहीं कर सकता कि 20 जूल है, 10 जूल माइनस किया और यहां पहुंच गया। तो उसे पहले यहां जाना ही पड़ेगा। अगर वो यहां नहीं पहुंचता है तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज एनर्जी बैरियर। बैरियर का मतलब ही होता है रुकावट। अगर आप यहां तक नहीं पहुंचे तो आप प्रोडक्ट नहीं बना सकते, आपको इनिशियली एनर्जी लेनी ही पड़ेगी। तो ये एनर्जी आएगी कहां से? तो ये एनर्जी चाहिए किस लिए? प्रोडक्ट बनाने के लिए। बहुत ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन मार्क जो लगाया हुआ है, ये एनर्जी चाहिए किस लिए? प्रोडक्ट बनाने के लिए। कौन देगा? हमें देनी पड़ेगी, अगर नहीं देंगे तो रिएक्शन नहीं होगी। तो ये डिमांड है रिएक्शन की। तो ये जो डिमांडेड एनर्जी होती है, दिस इज नोन एज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है रिएक्शंस की, जो एनर्जी की वो डिमांड करता है, जो उसे एक्टिव करने के लिए चाहिए, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाने के लिए एक्टिव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, दिस इज टर्म्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये होती है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी। और ये जो पॉइंट है एनर्जी बैरियर, इसे केमिकली बोला जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। बहुत ध्यान से समझते जाना, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो अब अगर मेरे पास डिफाइन आता है इसका और इसका, तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा? देखिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है? इट इज द टोटल एनर्जी, मोलिकुलर तक ले जाओ, यहां तक ले जाओ, द टोटल एनर्जी, मोलिकुलर तक नहीं, पूरा ही ले जाओ यहां तक। द टोटल, टोटल का मतलब बिल्कुल यहां से लेकर यहां तक, द टोटल एनर्जी जो चाहिए एक रिएक्शन को होने के लिए, यहां तक आपको पहुंचना ही पहुंचना पड़ेगा। अगर यहां तक आप नहीं पहुंचे तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो द टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अ रिएक्शन टू कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। या आप ऐसे इसको डिफाइन करें कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टेंट टू कंप्लीट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। कम से कम ये एनर्जी होनी चाहिए। इससे ऊपर चले जाओ आप, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्ट में आई जाओगे। लेकिन अगर आप इस पॉइंट पर नहीं पहुंचे तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो वो मिनिमम से मिनिमम एनर्जी जो एक रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए चाहिए, उसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो ये हो गई टोटल, इसको लिख देता हूं ऐसे ईटी। तो इसके अंदर कौन कौन सी है? देखो, ये तो मेरे पास पहले से है, तो मोलिकुलर एनर्जी, ये तो पहले से मेरे पास मोलिकुलर एनर्जी। और ये मुझे चाहिए, अगर ये मैं नहीं सप्लाई करूंगा तो रिएक्टर जो रिएक्शन है वो कंप्लीट नहीं होगी। तो ये कर दिया जी प्लस इसमें एक्टिवेशन एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी इज द सम ऑफ मोलिकुलर एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। ये पहले से होती है तो इसका बहुत बड़ा रोल आना नहीं है, ये हमें देनी होती है, तो हमें इस पर दिमाग लगाना होता है। अगर ये हम नहीं देंगे तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो दिस इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। और टोटल मिनिमम एनर्जी जो चाहिए प्रोडक्ट को बनने के लिए, वो है आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी। देखिए, अगर मान लेते हैं, बहुत ध्यान से समझते हैं ना, पासिंग परसेंटेज 33 है भाई, पास होने के लिए आपको 33 नंबर चाहिए। आप विदाउट टीचर 16 नंबर अपने आप ले सकते हैं। मान लीजिए आप पढ़कर खुद से 16 नंबर की आपके अंदर काबिलियत है कि आप बिना टीचर के 16 नंबर ले सकते हैं। तो वो हो गई आपकी मोलिकुलर एनर्जी की, आपके खुद के पास है वो। पास होने के लिए जो आपको चाहिए वो चाहिए आपको 33, आपके पास कितनी है? 16। तो 16 होगी आपकी मोलिकुलर एनर्जी। जो मिनिमम, देखो आप अगर 35 ले जाओगे या 80 मार्क्स ले जाओगे तब भी पास की कैटेगरी में ही आओगे, अलग तो हो नहीं जाएगा। तो हो गया मिनिमम एनर्जी जो आपको चाहिए पास होने के लिए, प्रोडक्ट बनने के लिए, वो है 33। तो 33 में से कुछ आपके पास है। अब कितना आपको चाहिए वो किसे देनी पड़ेगी? टीचर को।
तो वो हो गई एक्टिवेशन एनर्जी, जो आपको एक्टिवेट करने के लिए हमें देनी है, वो एक्टिवेशन एनर्जी होगी। अब वो ध्यान से समझना, इसके ऊपर बहुत बारीकी से क्वेश्चन बनेंगे, बहुत ध्यान से सोचिए। अगर किसी की एक्टिवेशन एनर्जी कम है, वो ध्यान से दिमाग लगाना, अगर किसी की एक्टिवेशन एनर्जी कम है, किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम है, तो रिएक्शन फास्ट होगी, स्लो होगी या मॉडरेट होगी। तो किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम है, तो मान लीजिए सिर्फ 1 नंबर का बढ़ाना है उसे, 32 नंबर का उसे पहले से आता है, सिर्फ 1 मार्क दिलाना है, पास हो जाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम है तो मेहनत बहुत कम करनी है, मेरा जो रोल है वो बहुत कम है, तो बाहर से जो हमें एनर्जी देनी है वो बहुत कम है, तो इसका मतलब रिएक्शन पहले से क्या है, फास्ट है। तो इस तरीके से क्वेश्चन घुमा के आएंगे ऑप्शनल क्वेश्चन कि बताइए भाई इस रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी वो कम है, तो बताइए फास्ट होगी कि स्लो होगी। तो एक्टिवेशन एनर्जी अगर जीरो है, आपको देनी ही नहीं है, एक्टिवेशन एनर्जी जीरो है, तो उन्हें कहते हैं वेरी फास्ट रिएक्शंस। आयनिक रिएक्शन इस तरीके का एग्जांपल होती है। आयनिक रिएक्शन को एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं होती, खुद ही कर लेते हैं वो, तो वो होती है बहुत फास्ट रिएक्शन, वेरी रैपिड रिएक्शंस। अगर एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट ठीक ठाक है, मॉडरेट है, तो रिएक्शन भी मॉडरेट है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत हाई है, इसका मतलब रिएक्शन बहुत ज्यादा स्लो है। अब ये बहुत आसानी से आप यहाँ से समझ सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, रिएक्शन उतनी ही क्या होने वाली है बेटा, स्लो होने वाली है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी।